क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द गट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ इंजेस्टेड आयरन इन द बॉडी ऑफ। 18वें पे चलेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। द गट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ इंजेस्टेड आयरन इन द बॉडी। ऑप्शन पे बात करेंगे। पहला है रेगुलेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एपोफेरिटीन विच एक्ट एज द कैरियर ऑफ आयरन अक्रॉस द म्यूकोसल सेल। सेकेंड है रेगुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एपोफेरिटीन फेरिटीन इंट्रा कन्वर्जन इन द म्यूकोसल सेल। थर्ड है कॉम्प्लेक्सिंग एक्सेस आयरन ऑफ फॉर्म फेरिटीन विच रिमेन्स स्टोर इन द म्यूकोसल सेल एंड इज सेड ऑफ। ऑप्शन डी है दोस्तों रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर्स ऑन द म्यूकोसल सेल। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो गट होता है दोस्तों हमारे स्टमक का, ठीक है, वो जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन का जो एंट्री होता है उसे किस फॉर्म में रखता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है द गट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ इंजेस्टेड आयरन इन द बॉडी ऑफ। ठीक है, किस चीज़ का कंट्रोल करता है, ठीक है, आयरन को किस फॉर्म में कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों, जो हमारा आयरन होता है दोस्तों वो हमारे गट्स में फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो 18 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिंग एक्सेस आयरन इनटू फॉर्म फेरिटीन। ठीक है, जो हमारा एक्सेस बॉडी में हमारे जो एक्सेस आयरन होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, फेरिटीन के फॉर्म में। ठीक है, विच रिमेन्स स्टोर्ड इन द म्यूकोसल सेल, जो कि हमारे जो म्यूकोसल सेल्स होते हैं उनमें जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आयरन क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों कि आयरन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में, ठीक है, स्टोर होता है, तो आपको बताना है कि फेरिटीन के फॉर्म में आयरन स्टोर किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, गट्स के द्वारा। 19 पे बात करेंगे दोस्तों, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंटल आयरन। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंटल आयरन का परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंटल आयरन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन में है 5%, 10%, 20%, 33%। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंटल आयरन होता है हाइड्रेट फॉर्म में फेरस सल्फेट, वो हमारा कितना होता है दोस्तों, 20%। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है हमारा 20%। क्वेश्चन नंबर 20वें पे चलेंगे दोस्तों, जो कि है इन आइसोलेटेड फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल। ठीक है, रेटिनॉइड्स इनहेंस द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारा एपिथेलियल सेल होता है या फिर जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, तो ये जो हमारा रेटिन होता है दोस्तों या जो रेटिनॉइड्स होता है, ये किसके सिंथेसिस को इनहेंस करते हैं। ठीक है, किस प्रोटीन को इनहेंस करते हैं। तो 20वें का ऑप्शन है दोस्तों फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है, कोलेजिनेस, सर्टेन स्पीसीज ऑफ केराटिन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा फाइब्रोनेक्टिन। ओके, 21 पे चलते हैं, द साइड इफेक्ट विच प्राइमरी लिमिट्स द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑरल आयरन थेरेपी। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आयरन की थेरेपी होती है, ऑरल आयरन थेरेपी होती है दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारा 21 का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसको भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, कि इसका स्टूल जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा जा रहा है। ठीक है, द साइड इफेक्ट विच प्राइमरी लिमिट्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ऑरल आयरन थेरेपी। ठीक है, इसका ऑप्शन है एपिगैस्ट्रिक पेन एंड बाउल अपसेट, बी है ब्लैक स्टूल, सी है स्टेनिंग ऑफ टीथ, डी है मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों जब भी हम आयरन की टैबलेट लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्टूल होता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसे हम साइड इफेक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट पूछा जा रहा है किसका, आयरन थेरेपी का। ठीक है, तो क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एपिगैस्ट्रिक पेन एंड बॉल अपसेट। जो हमारा बॉल मूवमेंट होता है दोस्तों, इसको यह डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, यह हमारा साइड इफेक्ट होता है आयरन थेरेपी का, ऑरल आयरन थेरेपी का। 22वां है दोस्तों आयरन सॉर्बिटॉल
सिट्रिक एसिड डिफर्स फ्रॉम आयरन डेक्स्ट्रॉन इन दैट। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्बिटॉल सिट्रिक एसिड होता है वह आयरन डेक्स्ट्रॉन से किस तरह डिफरेंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला है इट कैन नॉट बी इंजेक्टेड एज आईवी, ठीक है। बी है इट इज़ नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। सी है इट इज़ नॉट बाउंड टू ट्रांसफेरेटिन इन प्लाज्मा। और डी है इट प्रोड्यूसेस फीवर साइड इफेक्ट, ठीक है। 22वां हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड डिफर फ्रॉम आयरन डेक्स्ट्रॉन। हमारा जो आयरन डेक्स्ट्रॉन होता है वह सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड से किस तरह से डिफर होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इट कैन नॉट बी इंजेक्टेड एज आईवी, ठीक है। इंट्रावीनस मोड में हम इसको नहीं प्रोवाइड कर सकते या फिर नहीं इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। 23 पे चलेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आयरन थेरेपी, ठीक है। आयरन थेरेपी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसमें निम्नलिखित में से आयरन थेरेपी के बारे में क्या चीज़ सही है। ओके 23 पे चलेंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्स टू इंट्रामस्कुलर आयरन इज फास्टर देन विथ ऑरल आयरन थेरेपी। बी है आयरन मस्ट बी गिवन ऑरली एक्सेप्ट इन पर्सिनियस एनीमिया, ठीक है। सी है हमारा प्रोफाइलैक्टिक आयरन थेरेपी मस्ट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके डी में दिया गया है इन्फेंट्स ऑन ब्रेस्ट फीडिंग डू नॉट रिक्वायर मेडिसिनल आयरन। तो 23 पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रोफाइलैक्टिक आयरन थेरेपी मस्ट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग को ये प्रोफाइलैक्टिक आयरन देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 24, कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनल इन प्लाज्मा, ठीक है। फोकस करिए, कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनल इन प्लाज्मा इन एक्सेस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैक है, माइक्रोग्राम पर डीएल दिया गया है। यूजुअली आर डायग्नोस्टिक ऑफ हाइपरविटामिनोसिस, ठीक है। हाइपरविटामिनोसिस ए, विटामिन ए का जो हाइपर विटामिन हो जाता है दोस्तों, हाइपर मीन्स अधिक हो जाता है विटामिन ए की, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिनल का वो पूछा जा रहा है दोस्तों, कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 100 यानी कि 100, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनल इन प्लाज्मा इन एक्सेस ऑफ 100 माइक्रोग्राम पर डीएल यूजुअली आर डायग्नोस्टिक ऑफ हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। प्लाज्मा में अगर विटामिन ए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन अगर 100 हो जाता है तो यह किसकी कैटेगरी में आता है, हाइपर विटामिनोसिस की, ठीक है। यानी कि विटामिन ए की अधिकता हो गई है आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में, ठीक है। 25 पे चलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन 25 पे दोस्तों हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछा जा रहा है। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है दोस्तों उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही जल्द, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी हो। 25 है दोस्तों, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूछा गया है, अकर्स इन, हाँ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है वह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला है विटामिन B12 बट नॉट फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, दूसरा है ऑप्शन फॉलिक एसिड बट नॉट विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आइदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। 25वां का ऑप्शन है डी, ओनली कंबाइंड विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब भी पूछा जाए तो हमको क्या बताना है, विटामिन B12 की कमी से होता है या फिर फॉलिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से या फिर फॉलिक एसिड की कमी से होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है या फिर फॉलिक एसिड की कमी से होता है। 26 पे चलेंगे दोस्तों, द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 बाई एन एडल्ट। अब यहाँ पे
विटामिन B12 के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कितनी डेली की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की। ठीक है, अगर कोई एक एडल्ट है दोस्तों तो उसको एक दिन में कितना विटामिन B12 लेना है वह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 26 पे। ठीक है, तो 1 से 3 माइक्रोग्राम है कि 50 से 100 है, 0.1 से 0.5 है और 1 से 3 माइक्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गया ये ऑप्शन, कोई बात नहीं, हमको तो बस आंसर देखना है इसमें। ठीक है, डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, जो हमारा विटामिन B12 होता है उस एक एडल्ट को उसकी कितनी आवश्यकता होती है पर डे। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 माइक्रोग्राम। ठीक है, यानी 1 से 3 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है पर डे एक स्वस्थ मनुष्य को। ठीक है, 27 पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, फैक्टर इज या आर रिक्वायर्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इंजेस्टेड इन फिजियोलॉजिकल अमाउंट। ठीक है, 27 में ऑप्शन है गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ट्रांसकोबालामाइन, या डी है बोथ A एंड B। तो 26 का हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, 28 है हमारा हाइड्रोक्सोकोबालामाइन डिफर फ्रॉम साइनोकोबालामाइन इन दैट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सीकोबालामाइन है, ठीक है, वह साइनोकोबालामाइन में किस तरह से डिफरेंस रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है इट इज़ मोर प्रोटीन बाउंड एंड बेटर रिटेन्ड। सेकेंड है इट इज़ बेनिफिशियल टोबैको एम्बिलोपिया। सी है इट बेनिफिट्स हिमेटोलॉजिकल बट नॉट न्यूरोलॉजिकल। मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, या फिर ऑप्शन दिया गया है बोथ A एंड B। ठीक है, तो हमारा जो 28वां होगा दोस्तों उसका बोथ A एंड B हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो किस तरह से डिफरेंस होता है दोस्तों, इट इज़ बेनिफिशियल इन टोबैको एम्बिलोपिया, और एक है हमारा जो ऑप्शन A है इट इज़ मोर प्रोटीन बाउंड एंड बेटर रिटेन। ठीक है, यह ज़्यादातर प्रोटीन को बाउंड करता है और रिटेन भी अच्छा कर लेता है। 29 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाई, अभी मैंने बात किया था, ठीक है, विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, तो 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B। ठीक है, विटामिन B12 इज ए रिक्वायर्ड को फैक्टर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर, मैं बात करूंगा इस साइड है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, जो कि हमारा है ऑल ऑफ दी अबव। तो हम सी से शुरुआत करेंगे, कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन। ठीक है, विटामिन B12 का पूछा जा रहा है रिएक्शन, और हमारा कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 5CH3H4 फोलेट टू H4 फोलेट में, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ मेथिल मैलिनिन को एंजाइम टू सक्सिनिल को एंजाइम में। 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D, यानी कि इन सभी का रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट बात करेंगे 31 क्वेश्चन पे। विटामिन K इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग अकरिंग इन पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारा विटामिन K होता है, ठीक है, वह अगर कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है विटामिन K की। ठीक है, जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है, तो 31 का हम ऑप्शन पे बात करेंगे, बीइंग ट्रीटेड विथ हिपैरिन, बीइंग ट्रीटेड विथ स्टेप्टोकाइनेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, और ऑप्शन D है ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का C, जो कि है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। ठीक है, विटामिन K जो होता है एक तरह से इंडिकेट करता है, ठीक है, हमारे जो कोई भी अगर पेशेंट है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें अगर विटामिन K की कमी है तो वह जॉइंडिस को इंडिकेट करता है। हाँ, 32 है मिनोडियोन, विटामिन K3। ठीक है, विटामिन K3 क्या होता है दोस्तों, मिनाडियोन। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन है दोस्तों, विटामिन K3 के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कैन कॉज हीमोलिसिस इन पेशेंट विथ G6PD डेफिशिएंसी, इज गिवन इन लार्ज डोज इन पेशेंट विथ सेवियर लीवर डिजीज, is useful to prevent hemorrhagic disease of the newborn।
ऑप्शन डी है इज द प्रिपरेशन ऑफ चॉइस एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन ओवरडोज। 32 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के 3 जो है क्या कॉज करता है दोस्तों, हीमोलिसिस कॉज करता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, जो कि है कैन कॉज हीमोलिसिस इन पेशेंट विथ G6PD डेफिशिएंसी। 33 हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के प्रमोट्स द हिपैटिक बायोसिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमारा जो विटामिन के होता है दोस्तों वह किसे प्रमोट करता है, हिपैटिक बायोसिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को। ठीक है, 33 में हमारा ऑप्शन है फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑल ऑफ दी अबव। 32 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है फैक्टर फर्स्ट। 34 है दोस्तों, फोलिनिक एसिड इज प्रिंसिपली यूज्ड। फोलिनिक एसिड इज प्रिंसिपली यूज्ड। ऑप्शन है इन पर्सिनियस एनीमिया, इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया सेकेंडरी टू विटामिन B12 along with methotrexate therapy in treatment of folic acid deficiency। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों along with methotrexate therapy। ठीक है, फॉलिट्रेक्स या फिर मेथोट्रिक्सेट थेरेपी। 35 है दोस्तों, 34 का जो राइट आंसर हुआ दोस्तों along with मेथोट्रिक्सेट थेरेपी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। इसको फॉलिट्रेक्स थेरेपी भी बोलते हैं। 35 पेंसिलामाइन यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, पेंसिलामाइन का यूज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, इज़ इफेक्टिव ऑरली, यहाँ पे किस तरह से फंक्शन करता है ना उसके बारे में पूछा जा रहा है पेंसिलामाइन का। 35 पे है इज़ इफेक्टिव ऑरली। जो हमारा पेंसिलामाइन होता है दोस्तों, ये इसे हम लोग ज़्यादातर ऑरली क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर इसे हम ऑरली यूज़ करते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, 36 है सक्सीमर। सक्सीमर है, ठीक है, सक्सीमर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैन सिग्निफिकेंटली मोबिलाइज एसेंशियल मेटल्स, प्रोड्यूस लेस टॉक्सिसिटी देन डाइमरकैप्रोल। ठीक है, इज इन्फेक्टिव ऑरली। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रेन। तो सक्सीमर जो होता है दोस्तों वह क्या करता है, लेस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है डाइमरकैप्रोल की तुलना में, यानी 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रोड्यूसेस लेस टॉक्सिसिटी देन डाइमरकैप्रोल। ठीक है दोस्तों।